सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग 2 जून 2020 की बात करेंगे। आपने ध्यान दिया फ्रेंड्स, आज मैंने हेडिंग में डेली जीके डोज भी बोला है और टॉप 10 क्वेश्चंस भी बोला। उसका बहुत रीजन है। रीजन ये है कि 10 सवाल तो हैं ही ऑब्वियसली आज, पर आज एडिशनल जानकारी उन सवालों के बारे में इतनी ज्यादा है, इसलिए दोनों हेडिंग का इस्तेमाल किया है। तो आज टेक्निकली आप 10 सवाल पढ़ने वाले हैं, बट पूरी जानकारी जितनी मैं देने वाला हूं आज, उसको मिला के कम से कम 40 to 50 सवाल हो जाएंगे आपके। आपको खुद फील होगा कि हाँ, सवाल तो यहां से ही बन सकते हैं। तो जितने भी प्रॉबल एरियाज है वो काफी ज्यादा है आज। ठीक है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आज, और बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको। ठीक है, सो टू मेक यू रेडी फॉर ऑल दी प्रॉबल क्वेश्चन, तो कोई बात मिस मत करिएगा। ठीक है, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है आज। जैसे कि हम लोग स्पिक मैके की बात करेंगे, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है कल। आप में से कई लोग के कॉलेज में स्पिक मैके होगा। इट इज अ कल्चरल सोसाइटी, मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्ट एंड कल्चर से बहुत बेहतरीन सवाल है आज। एक योगा जो होता है ना, उसका टाइप होता है जिसके बारे में मोदी जी ने कल खुद बात करी थी फंक्शन में। तो उसकी हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है। फिर एक चैंपियन पोर्टल है, किसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक थर्ड थर्ड क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। थर्ड के कारण एक प्रॉब्लम हो रही है चाइना और यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में, क्या होगा उसकी बात करेंगे आज हम लोग। बाकी काफी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सेक्रेटरी लेवल पे, उनकी बात करनी है। बहुत सारे सवाल और हैं आज। ठीक है, अलग अलग फील्ड से। तो सारे सवाल देखेंगे और पूरा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज 2-3 वीडियोस आते हैं आपके पास। अगर कंटेंट लगातार पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट जरूर करा करो। वो पढ़ के अच्छा लगता है, चाहे अच्छा बोलो या फीडबैक्स दो, बोथ आर वेलकम। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो कर लिया है तो बेल का निशान दबा देना जो उसके बगल में है। उससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो का एकदम से मिल जाएगा, वीडियो मिस नहीं होगा। आइए पहले सवाल पे। हाँ जी। सो हु इज द फाउंडर ऑफ स्पिक मैके? फाउंडर का नाम बताइए। मतलब बताऊंगा मैं आपको मतलब क्या होता है, पहले इनके फाउंडर का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड द आंसर इज डॉक्टर किरण सेठी इज द फाउंडर ऑफ स्पिक मैके। ठीक है। एक्चुअली कल स्पिक मैके में एक एड्रेस दिया था वर्चुअली मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बारे में बताऊंगा, उससे भी एक सवाल निकलता है, बट पहले इसके बात करें, स्पिक मैके होता क्या है, फिर मैं उस फंक्शन के बारे में जाता हूं आपके पास। ठीक है, चलिए। तो ये रहा, आप देख सकते हैं। फुल फॉर्म देख लो पहले। स्पिक मैके इज अ एक्रोनिम, उसका जो पूरा फुल फॉर्म बनता है वो देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी, मतलब इट्स नॉट अ कोई पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं है ये, इट्स अ वॉलंटरी मूवमेंट, बट इंपॉर्टेंट है काफी। फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म में मतलब छिपा है इसका। तो स्पिक मैके का फुल फॉर्म यहां पे, स्पिक मैके का, इट इज एक्रोनिम, मतलब हर अल्फाबेट का मतलब होता है, मतलब देख लीजिए, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग द यूथ। तो एक ऐसी सोसाइटी जो यूथ में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और कल्चर को प्रमोट करने का काम करती है। इनकी एक्टिविटीज कॉलेज में भी होती है और स्कूल्स में भी होती है। ठीक है, सो बेसिकली डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज अ नॉन पॉलिटिकल नेशन वाइड वॉलेंट्री मूवमेंट फाउंडेड इन 1977 बाय डॉक्टर किरण सेठ। फ्रेंड्स, एक डाउट थी मेरी, क्या टॉपिक को डिटेल में पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल। आप यूपीएससी प्रीलिम में देखते हो ना, एक हेडिंग दे दी, टॉपिक दे दिया, उसके बारे में 3 चीजें पूछता है बिल्कुल डीप में जाके, और फिर पूछेगा आपसे सही कौन सा है, गलत कौन सा है। इसलिए फ्रेंड्स, सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, टॉपिक की जानकारी आपको प्रिसीजन से डिटेल में समझना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। इसलिए मैं इतना इंडेप्थ काम करता हूं यहां पे। चलो आगे देख लो। किरण सेठ जी ने इसका फाउंड किया था 1977 में। हु इज प्रोफेसर इमेरिटस एट आईआईटी दिल्ली। और किरण सेठी जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स 2009 में। तो ये रहा फुल फॉर्म और बाकी जानकारी इस चीज के बारे में। ठीक है, अब ये लोग जो काम करते हैं उसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जानकारी उनकी वेबसाइट से लाया हूं मैं, पूरा उनकी वेबसाइट पर जाके देखा मैंने और वहीं से जानकारी लाया हूं। अब ये लोग क्या करते हैं वो देख लीजिए, सिंपल सी बात है बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनरिच द क्वालिटी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड इंस्पायरिंग द यंग माइंड टू इम्बाइब द वैल्यूज एम्बेडेड इन इट, मतलब इन द कल्चर। तो ये वैल्यूज को यूथ में लाने वाला काम और फॉर्मल एजुकेशन में अवेयरनेस बढ़ाने वाला काम स्पिक मैके करता है। एक बात और देख लीजिए, मोस्ट अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री रेंडर प्रोग्राम्स, काफी अच्छे अच्छे अकम्पलिश आर्टिस्ट प्रोग्राम कर चुके हैं एज पर स्पिक मैके। किसके प्रोग्राम्स? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, फोक, पोइट्री, थिएटर, ट्रेडिशनल पेंटिंग, क्राफ्ट, योगा। प्राइमरीली स्कूल में करते हैं और कॉलेज में करते हैं। तो ये कितनी फील्ड्स में लोग डील करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक, डांस,
फोक, पोएट्री, थिएटर, ट्रेडिशनल पेंटिंग, क्राफ्ट, योगा। योगा की बात हम लोग अगले सवाल में भी करेंगे और स्कूल और कॉलेज में करते हैं। आप में से पहले मैं एक चीज और बता दूं, फिर ये बात बोलता हूं जो बोलने वाला था। आगे बढ़िए। एक अवार्ड मिला था, उसके बारे में भी अपडेट था। 2011 में स्पिक मैके को अवार्ड मिला था, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू यूथ डेवलपमेंट। तो ये अवार्ड 2011 में स्पिक मैके को मिल चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लोगो, दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ स्पिक मैके एंड दिस इज डॉक्टर किरण सेठी हु इज द फाउंडर ऑफ स्पिक मैके। अब फ्रेंड्स, आप में से कई लोग अपने स्कूल या कॉलेज में स्पिक मैके के एक्टिव पार्टिसिपेंट या वॉलंटियर्स रहे होंगे। अगर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस स्पिक मैके के बारे में जरूर शेयर करिएगा। मेरे कॉलेज में भी स्पिक मैके था, बट मैंने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, फंक्शंस देखे थे बट वॉलंटियर नहीं था। आप में से कोई वॉलंटियर रहा हो या कुछ एक्सपीरियंस है स्पिक मैके का, डेफिनेटली होगा, तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, ये मैं बोलने वाला था आपको, इसका काफी पार्ट मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी कवर किया है। तो मोदी जी ने कल जो स्पिक मैके का इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसे एड्रेस किया था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कई बार तैयारी के सोर्सेज में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए अगर आप ट्विटर पर हैं तो ट्विटर पर नरेंद्र मोदी या पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करा करो, या फिर बाकी फॉर एग्जांपल निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो ट्विटर पर अगर आप काम के लोगों के ट्विटर हैंडल्स देखोगे मिनिस्टर्स वगैरह के, तो बहुत काम की जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा स्टार्स, चलो वो देखते रहो, अलग बात है। आप इनके देखो, ये लोग सारे अपडेट्स देते हैं अपनी हर मीटिंग के बारे में। तो ट्विटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का देख लो तो यूएस के बारे में काफी जानने को मिलेगा आपको। ठीक है, ऑफिशियल हैंडल्स जो मिनिस्टर्स वगैरह के हैं, ठीक है, अच्छा सोर्स है, एक बार फॉलो करके देखो, फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, वो इसमें टैग्ड है, पर ये पीएमओ इंडिया के हैंडल से मैं लाया था। सो उन्होंने बोला है मोदी जी ने कि, कहा गया, हाँ, मुझे करीब 3 साल पहले भी स्पिक मैके के इंटरनेशनल कन्वेंशन को संबोधित करने का अवसर मिला था। तब मैंने उसे वीडियो लिंक के माध्यम से बात करी थी। आज भी है संयोग है कि आज आप सभी से वीडियो माध्यम से जुड़ रहा हूं। तो उसके बारे में उन्होंने और भी काफी ट्वीट्स करे इस मैके के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि 3 साल पहले ही मौका मिला था, तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, और आज भी कुछ मौके ऐसे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही काम हो रहा है। ये उन्होंने अपडेट करा था। ठीक है, बाकी और भी ट्वीट्स थे, बट वो जानकारी मैं वैसे ही ले आया हूं आपके लिए। ठीक, चलिए, अब इसमें मोदी जी ने, क्योंकि आपने देखा ना कि स्पिक मैके वाले योगा भी करवाते हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है इनका। तो मोदी जी ने एक योग का टाइप होता है, योग का टाइप, उसका नाम लिया है। और क्योंकि पीएम ने नाम लिया इस योग का, इसलिए मुझे लगता है आने वाले एग्जाम्स में फॉर आर्ट एंड कल्चर ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। सवाल देखिए, व्हाट इज द की एसेंस ऑफ नाद योगा। जो मोदी जी कन्वेंशन कर रहे थे, ये जो मैं बात कर रहा था आपसे, इस कन्वेंशन में उन्होंने नाद योगा का नाम लिया है, नाद योगा। तो अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने नाम ले चुके हैं फ्रेंड्स, तो फिर मान लीजिए कि सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, आ सकता है। ठीक है, चलो, योगा क्या होता है हमको पता है, नाद योगा का एसेंस क्या है, नाद योगा, इसमें क्या अलग बात है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल योगा, व्हाट इज दैट की एलिमेंट इन नाद योगा। करते हैं आप में से कोई? मुझे पक्का पता है आप लोग ये सवाल बिना आंसर बताए अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, तो कई लोग आंसर कर देंगे क्योंकि वो लोग करते हैं। हम लोगों में शायद कम लोग को पता होगा आंसर। पता है तो अच्छी बात है, बताओ ना, एसेंस क्या है? साउंड या म्यूजिक। साउंड या म्यूजिक को बेस मान के, उसका जब इन्वॉल्व करके, उसके वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके जब हम योग में जाते हैं तो उसे बोलते हैं नाद योगा। वैसे अपने आप में बहुत डीप साइंस है ये, तो मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, पर साउंड या म्यूजिक इसका बेस होता है। और आप जानते हैं योग और साउंड दोनों ही मेडिटेशन के लिए काफी अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब मोदी जी ने क्या बोला नाद योगा के बारे में इसी कन्वेंशन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए। ठीक है, तो अब उस एस्पेक्ट की जानकारी मैं यहां पे ला रहा हूं आपके लिए। सो प्राइम मिनिस्टर, कहा गया, हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे एड्रेस द स्पिक मैकेज इंटरनेशनल कन्वेंशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बता चुका हूं आपको। ठीक, अब थीम क्या था? द थीम ऑफ द कन्वेंशन इज फोकसिंग ऑन हाउ टू एलिविएट द स्ट्रेस अमंग्स द यूथ ओइंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक। एलिविएट मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, वर्बल का, कम करना। एलिविएट मतलब कम करना। ठीक है, सो यूथ में जो स्ट्रेस आ रहा है कोविड-19 की वजह से, उसको कम करना थ्रू दी म्यूजिक एक्टिविटीज, नाद योगा, मेनी मोर एक्टिविटीज आर देयर। तो ये थीम था इस कन्वेंशन का। उन्होंने क्या बोला, अब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर दी ऑफिशियल वर्ड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा छोटा कर दूं इसको, हाँ जी, बहुत ऑफिशियल वर्ड्स है। ट्विटर पे भी आप उनके हैंडल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली ये बात उन्होंने बोली है।
So he recalled how historically music played an inspiring role and a cohesive role in terms of war and crisis. आप जानते हैं ना, आर्मी के भी बैंड्स होते हैं, ताकि उन बैंड्स का पर्पस, टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी हो, तो जब वो जहाज डूबने वाला था तो भी यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था। तो म्यूजिक का बहुत टेक्निकल रोल भी रहा है, जितना मैं एज अ लेमैन जानता हूँ उस चीज को। ठीक। ही अप्रिशिएटेड, अब यहाँ पे नादियो का नाम उन्होंने जो बोला है, ही अप्रिशिएटेड द न्यू एलिमेंट्स इन द स्पिक मैके कन्वेंशन। ठीक है, तो उसने स्पिक मैके ने काफी नए एलिमेंट्स लाए हैं, उनके बारे में बात करी है। तो ही अप्रिशिएटेड द न्यू एलिमेंट्स इन स्पिक मैके दिस ईयर, लाइक नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक, लिटरेचर, होलिस्टिक फूड अलॉन्ग विद योगा एंड नाद योगा। ये वर्ड को उन्होंने इस्तेमाल किया, और थोड़ा उन्होंने इलेबोरेट भी करा इस बात को। कहां, ये देख लीजिए। elaborating on Nad Yoga, he said, in India, Nad is considered to be the basis of music and also as a basis of energy in itself. ठीक, तो इसमें एलिमेंट ऑफ एनर्जी भी है। म्यूजिक के वाइब्रेशंस में एनर्जी है। वो अगर हम प्रॉपर कंसंट्रेशन से, कई बार जब मेडिटेशन करवाते हैं तो एक फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में ओम चलता रहता है, ऐसे म्यूजिक का भी इस्तेमाल बहुत प्रॉपरली, उसमें वाइब्रेशन एनर्जी दोनों। ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट दिस नाद, हाँ, दिस नाद रीचेस इट्स क्रिसेंडो, बिल्कुल अपर पॉइंट क्रिसेंडो जो होता है, एंड और ब्रह्मनाद व्हेन वी रेगुलेट अवर इनर एनर्जी थ्रू म्यूजिक एंड योगा। तो एक ब्रह्मनाद या क्रिसेंडो पोजीशन पे भी, पॉइंट पे हम पहुंचते हैं बिल्कुल पीक पर, अगर इस इनर एनर्जी को हम लोग रेगुलेट करें म्यूजिक और योगा की हेल्प से। दिस इज द रीजन दैट बोथ योगा एंड म्यूजिक हैव द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। बोथ आर इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, योगा भी और म्यूजिक। Music has not only been a source of happiness but also a mean of service and a form of penance. Penance मतलब कुछ, मतलब कोई जो गलत काम है उसका पछतावा टाइप, मतलब कि उसको करेक्ट करना एक तरह से। सर्विस का मतलब आप जानते हैं। तो सिर्फ हैप्पीनेस का सोर्स नहीं और मल्टीपल यूज म्यूजिक कर रहे हैं, ये बात है। ठीक। मैं काफी फोटो सर्च कर रहा था फ्रेंड गूगल पे नाद योगा के बारे में, तो मुझे काफी फोटोज मिले, वाइब्रेशन दिखाते हैं उस तरह के बहुत सारे फोटोज हैं। ये फोटो भी मुझे मिला बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें अलग अलग तरह के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंटेनर्स टाइप के रखे हैं अलग अलग मेटल के। तो इनको जब हिट करा जाता है तो बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। पीछे भी आप देख लीजिए, यहाँ पीछे ये, या फिर अलग अलग शेप के हैं। तो अलग अलग तरह के, मुझे लगता है म्यूजिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फोटो मुझे लगा। इस साइंस को मैंने ऑफिशियली कभी ऐसा सीखा तो नहीं है, बट काफी मुझे, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट दिखी इसके बारे में, जिसके बारे में सिखाती है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल समझता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर में अक्सर परेशान रहते हैं कि सवाल कहाँ से आएगा, कहाँ मिलेगा, देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा, यही सवाल एग्जाम में आ जाएगा। तो बहुत पैनी नजर हमको ऐसे सवालों पर रखनी पड़ेगी। ठीक है। चलो भाई, ये तो पूरी कहानी क्लियर हो गई ना। एक तो स्पिक मैके की और उसमें जो मोदी जी आए थे। चलिए अब आते हैं चैंपियन। चैंपियन एक तरह का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसे रिसेंटली लॉन्च करा गया है। किसके एम्पावरमेंट के लिए आपको बताना है। सो द चैंपियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। इट इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ होम, और ये हमारी सरकार ने लॉन्च किया है। और आंसर है एमएसएमईज, मीडियम स्मॉल, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस होती हैं, उनके लिए लॉन्च करा गया है। ठीक, मैं इसका पूरा फोटो दिखाऊंगा आपको किस तरह से चाहता है, मतलब प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगा, ये देख लीजिए आप। ठीक है। सो फुल फॉर्म जैसे कि आप जानते हैं कि एक्रोनिम है चैंपियन। एक बात तो है, हमारी मिनिस्ट्री में कुछ लोग तो सिर्फ एक्रोनिम बनाने के लिए बैठे होंगे। हर चीज का एक्रोनिम बना ही देते हैं, मतलब एक ऐसी चीज से जोड़ना जो नेचुरल वर्ड बन जाता है। अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा इजीली यूजेबल वर्ड हो तो उसका प्रेवलेंस थोड़ा ज्यादा होता है, तो अच्छी बात है। खैर, फुल फॉर्म देख लीजिए, इट्स एक्रोनिम। चैंपियन का मतलब एमएसएमईज के बारे में, इतना समझ गए ना आप, एमएसएमईज के बारे में। ठीक है। फुल फॉर्म, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये फुल फॉर्म है। मतलब क्या पोर्टल का, इट इज अ पोर्टल जिसका बेसिकली पर्पस क्या है। इट इज बेसिकली फॉर मेकिंग द स्मॉलर यूनिट्स बिग by solving their grievances, encouraging, supporting, helping and hand holding। हाथ पकड़ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको ऊपर या और बड़ा करना। ठीक है। ताकि यूनिट्स और ग्रो कर पाए, आउटपुट और नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। ठीक है। ये एक तरह का वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है एमएसएमई मिनिस्ट्री का। ठीक है।
चलो, अब इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। उससे पहले मैं आपको इसका वेबसाइट दिखा दूं तो थोड़ा सही रहेगा, फिर उसमें वापस आऊंगा मैं, चिंता मत करिए। ये रही वेबसाइट। तो जो हमारा माइक्रो स्मॉल, मैं पता है बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि माइक्रो पहले आता है मीडियम पहले आता है, तो थोड़ा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर है एमएसएमई के, और ये सारंगी जी, ही इज एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री। ये देख लो आप, चैंपियन, ये पोर्टल है। एंड एक सेकेंड, हाँ, अरे क्या खुल गया यार, हाँ मतलब ये उसके स्टेप सारे खुल गए। मैं आपको होम पेज दिखाना चाह रहा था, ये देख लो, आवर स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज, और ये एमएसएमई, ये फुल फॉर्म देख लो आप, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, ऑब्जेक्टिव दिए हुए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने वहां पर भी लिखे हैं, तो मैं वहीं पर बता दूंगा आपको। तो ये पूरा काम है, बाकी ये देख लो आप, इसमें क्लिक करने पर जो मैं आपको बता रहा था ये सारी चीजें, किस किस तरह के सजेशन ले सकते हो आप, गाइडेंस ले सकते हो, आइडियाज, ग्रीवियंसेस, पूरा ऑनलाइन करने की कोशिश करी गई। ये अच्छा स्टेप है, बट मुझे लगता है कि स्टेप तो अच्छा है, इसको थोड़ा पॉपुलर करना चाहिए। मतलब कि एमएसएमई वाले कई लोग ऐसे जिनको इतना एक्सेस नहीं है इंटरनेट के लिए, उनमें थोड़ा फेमरलाइज करो, फेमिलियर बनाओ उनके लिए, ताकि वो एक्सेस कर पाए। अगर पार्टिसिपेशन या पेनिट्रेशन उनमें बढ़ाया आपने तो बहुत काम की चीज है, नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। बट अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक। कई बार बॉटल नेक होते हैं ना कि लोअर अथॉरिटी ठीक से फॉलो अप नहीं कर पा रहे, तो ऐसे ग्रीवेंसेस के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं। चलो, अब ऑब्जेक्टिव देखो इसके। पहला, ग्रीवियंस रिड्रेसल, प्रॉब्लम सॉल्व करना, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसएमईज इंक्लूडिंग दोज ऑफ फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, लेबर, रेगुलेटरी परमिशंस एक्सेट्रा, पर्टिकुलरली इन द कोविड क्रिएटेड डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एमएसएमई के दोबारा ग्रो करने में हम काफी ध्यान दे रहे हैं इकोनॉमी के लिए, तो इस सेक्टर को काफी अच्छे तरीके से सरकार ध्यान दे रही है ताकि इकोनॉमी रिकवर कर पाए। आत्मनिर्भर प्रोग्राम में भी एमएसएमई को बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाया गया है, ठीक। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, टू हेल्प देम कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज लाइक पीपीज, मास्क एक्सेट्रा, एंड सप्लाई देम इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। तो इनको नए अपॉर्चुनिटीज, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज तो आ रही है, इनको भी इन्वॉल्व एक स्टेप वाइज तरीके से करा जाए, कोशिश करी जा रही है। तीसरा, टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज द स्पार्क्स, कहां पे उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले और आगे बढ़ जाए, दैट इज द पोटेंशियल एमएसएमईज हु आर एबल टू विथस्टैंड द करंट सिचुएशन एंड कैन बिकम द नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियंस। इस चैलेंजिंग टाइम से कोई एमएसएमई जो निकल के आ रही है, फेस करके बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से निकल रही है, उसका लेवल अप करना, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करवाना, ये भी पर्पज रखा गया, स्केलिंग अप, ठीक है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी नहीं, सब्जेक्टिव में भी, एसेज में, जीडीज में, पीआई में, वैट जो एमबीए में होता है उसके लिए, ठीक, उसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। बाकी यूपीएससी के मेंस में, जीएस के पेपर्स में तो चीज आएंगी, ठीक है। चलो, बाकी ये क्या है उसके बारे में डिटेलिंग और देखते, थोड़ा डिटेल में समझाया गया, फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी। एक सेकंड, थोड़ा फोटो बड़ा कर दे। हाँ, तो चैंपियन के बारे में और बात देख लीजिए। इट इज अ टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एमआईएस और कंट्रोल रूम एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक होता है ना बैंक में सिंगल विंडो सिस्टम होता है, कुछ वैसे सिस्टम यहाँ बनाया गया है, ठीक। सो इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, अरे क्या खुल गया, आईसीटी टूल्स, उसके अलावा क्या क्या है इसमें, टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये तो आईसीटी टूल्स हो गए। इसके अलावा इसमें पता है क्या करा गया है, इट इज इनेबल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। तो बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजिकल चीजों को इंटीग्रेट करके यहाँ पे काम करा गया। अपने आंसर में अगर आपने एआई, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग लिख दिया तो इंपैक्ट बन गया, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स डेफिनेशन में हर एस्पेक्ट लाया हूं मैं आपके लिए। एम आई क्लियर? चलो भाई, अगला सवाल करते हैं। एक इंस्टीट्यूट है, कहां है आपको बताना है। उसका जो 25 फाउंडेशन डे था उसको नरेंद्र मोदी जी ने खुद एड्रेस किया था, तो काफी न्यूज़पेपर में आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम देखने को मिलेगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, RGUHS। इट इज सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन या फिर 25th फाउंडेशन डे आप कह सकते हैं। इस डे को नरेंद्र मोदी जी ने भी एड्रेस किया था, उनका एक पूरा स्पीच यहां पे हुआ था बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको बताना है कि ये इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है। जो इस शहर में है वो तो इंस्टीट्यूट को जानते होंगे, बाकी लोग बताइए कहां पे लोकेटेड है। एंड द आंसर इज बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में है। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा
इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी है इस क्वेश्चन में। तो लोकेशन इंस्टीट्यूट का, विच इज इंपॉर्टेंट, यहां पे जो मोदी जी ने इस पूरे इवेंट को एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं हेल्थ साइंस या मेडिकल साइंस के बारे में। एक तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है कोरोना वायरस, कोरोना फाइटर्स के रोल को, कोरोना वायरस के खिलाफ जो फाइटर्स हैं, बिल्कुल हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स एंड पुलिस वगैरह, पूरी उनकी बात करी है। इसके अलावा आगे हमारे हेल्थ सेक्टर को ग्रो करने के लिए कौन से पिलर्स रखने हैं, 4 पिलर की बात करी है फ्रेंड्स इसी स्पीच में। इट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चारों पिलर्स कौन से जरूरी है, इसलिए फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑनेस्टली मुझे चांसेस बहुत कम है कि बेंगलुरु का नाम पूछेगा, बट 4 पिलर्स की बात कर सकता है। चारों पिलर लाया हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर अपने आप से बात बोल रहे हैं, दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑफिशियल विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। देखिए आप, देखो, सबसे पहले तो उन्होंने जो एक बेसिक बात बोली, फिर पिलर्स पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेट इसी इसी कॉलेज के फंक्शन में दैट, एंड आई थिंक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू था, वहां पे गए नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू था, दैट पीएम ने बोला है कि रूट्स ऑफ इंडियाज ब्रेव फाइट अगेंस्ट कोविड 19 इज द हार्ड वर्क ऑफ मेडिकल कम्युनिटी एंड आवर कोरोना वॉरियर्स। ही लाइकेंड द डॉक्टर्स एंड मेडिकल वर्कर्स एज सोल्जर्स बट विदाउट दी सोल्जर्स यूनिफॉर्म। तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया, जो करना भी चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट फाइट ये लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी, उसके अलावा पुलिस वगैरह, वो भी काफी संक्रमित हो रहे हैं पर मेहनत से लगे हुए हैं, और पूरा प्रशासन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, उनका फ्यूचर विजन हेल्थ सेक्टर के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर अ 4 पिलर्ड स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव द हेल्थ केयर, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स एक्सेस टू वन एंड ऑल। तो इस इंप्रूवमेंट के उन्होंने 4 स्टेप बोले हैं, चारों देखिए। पहला बता रहा हूं मैं आपको, 4 पिलर्स वुड बी, पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना। प्रिवेंटिव मतलब एम्फसाइज वुड बी इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, आयुर्वेद एंड जनरल फिटनेस, कि भाई बीमार ही ना पड़े तो बेस्ट बात है। तो एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसमें योगा रहेगा, आयुर्वेद रहेगा और जनरल फिटनेस की बात। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा पिलर देख लीजिए, अफोर्डेबल हेल्थ केयर डेवलप करना। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर हैज हाईलाइटेड द सक्सेस ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम। ठीक, एंड इन लेस देन 2 years इट हैज 1 करोड़ बेनिफिशियरीज। इससे क्वेश्चन तो हमने ऑफिशियली कराई, तो 2 साल के अंदर अंदर इसमें 1 करोड़ बेनिफिशियरीज हो गए हैं, स्पेशली विमेन एंड दोज लिविंग इन रूरल एरियाज। तो हर पिलर को बताते वक्त उन्होंने कुछ स्कीम्स को हाईलाइट भी किया है, एलैबोरेट भी किया है। थर्ड पिलर देख लो। तीसरा पिलर क्या है, इंप्रूवमेंट इन द सप्लाई साइड, सप्लाई साइड में इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर सेड दैट अ नेशन लाइक इंडिया हैज टू, शुड हैव प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ करना भी बहुत जरूरी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी और जो एजुकेशन लेवल भी है उसमें, क्योंकि जब अच्छे डॉक्टर्स डॉक्टर्स वगैरह को और बेटर फैसिलिटीज मिलेगी पढ़ते वक्त, तो वो और बेटर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो मेडिकल कॉलेजेस में भी और हॉस्पिटल्स में भी पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से उसको ग्रो करना। ठीक है, सो बेसिकली मेडिकल की पढ़ाई में भी गवर्नमेंट को प्रॉपरली और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वही फायदा डॉक्टर्स को और पहुंचेगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, सॉरी, आखिरी देख लीजिए, मिशन मोड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द स्कीम्स। ये बहुत जरूरी है, तभी तो चीजें अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचती हैं। अगर इंप्लीमेंटेशन अच्छा हो जाए, स्कीम अच्छी बन गई पर इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाई, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी काफी जरूरी बात है। ठीक है, सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन, उन्होंने एग्जाम्पल 2 स्कीम्स के दिए हैं यहां पे। पहला, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज हेल्पिंग द यंगस्टर्स एंड मदर्स, एंड ऑल्सो हाउ इंडिया इज डिटर्मिन्ड टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, which is 5 years ahead of the global target of 2030। ठीक है, तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को बहुत अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करा जा रहा है, यूथ और मदर दोनों को हेल्प मिल रही है, और ग्लोबल टारगेट से 5 साल पहले इंडिया इसको एलिमिनेट करने का टारगेट रख रहा है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक मिशन इंद्रधनुष, ये वैक्सीनेशन का प्लान होता है, उसकी स्कीम होती है इंद्रधनुष, वेयर द एनुअल राइज इन वैक्सीनेशन कवरेज हैज इंक्रीज बाय 4 times। तो वैक्सीनेशन की जो स्कीम है इंद्रधनुष, उसमें भी अच्छा खासा यहां पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो 2 स्कीमों की बात करिए, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड इंद्रधनुष। तो दिस कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी रूप से आ सकता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली बोला है इसके बारे में। चलो भाई आगे चलते हैं। अल्ट्रा स्वच्छ, अल्ट्रा स्वच्छ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई है। क्या है पहले देखो, इट इज अ डिसइंफेक्शन यूनिट
टू डिसइंफेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग पीपीईज मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड फैब्रिक्स। आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है, एंड द आंसर इज अल्ट्रा स्वच्छ डीआरडीओ ने बनाया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बनाया है अल्ट्रा स्वच्छ। पर्पज आप देख चुके हैं, एक तरह का डिसइंफेक्शन यूनिट होता है, डिसइंफेक्ट करना किसी चीजों को, पीपीई, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्रिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए ये फोटो आप देख लीजिए। दिस इज अल्ट्रा स्वच्छ का मॉडल, आप यहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पीपीई टांग दिया, यहाँ पे चीजें रख दी, तो डिसइंफेक्ट पूरा हो जाएगा। यहाँ पे नाम आप देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रा स्वच्छ, और ये दिस इज द मेक इन इंडिया वाला लोगो। ठीक है, आप एक इंफॉर्मेशन देख लीजिए उसके बारे में। किसने बनाया है? डीआरडीओ के अंडर एक लैब जो होती है उन्होंने बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, INMAS, जो दिल्ली में है। दिल्ली की बेस लेबोरेटरी जो किसके अंडर आती है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की लैब है, उन्होंने बनाया, इसलिए हम डीआरडीओ का नाम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट हैज डेवलप्ड दिस इन, किसने मतलब इंडस्ट्री पार्टनर कौन थे? द इंडस्ट्री पार्टनर वाज जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद। ठीक है, तो दिल्ली की इस लैब जो डीआरडीओ की लैब है, इन कोलैबोरेशन विद ये जो जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, जो इंडस्ट्री पार्टनर थे, इन्होंने मिलकर बनाया है। ठीक है, एंड द सिस्टम यूजेस एन एडवांस्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल बैरियर डिस्ट्रप्शन अप्रोच यूजिंग ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्शन। फ्रेंड्स, आया कुछ समझ में? नहीं आया ना, जरूरत भी रहेगी। ठीक है, मतलब कि ये सब बातें समझने की जरूरत नहीं, अगर हम ये बातें समझ पाते तो हम लोग खुद ही बना देते चीजें। इट इज परफेक्टली फाइन नॉट टू नो दीज थिंग। फ्रेंड ध्यान रखिए, किसी टॉपिक के कितने डीप में जाना है उसकी चिंता, कई बार इकोनॉमिक्स में भी ऐसा होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत डीप में चला गया, परेशान होकर आर्टिकल छोड़ देते हो। अरे नहीं जरूरत है, जितना समझ में आ रहा है ना उतना जीएस के लिए काफी होता है। यही जीएस की ब्यूटी है कि आप विड्थ पे ध्यान दो, डेप्थ करने की बहुत जरूरत नहीं है। पर फिर भी एक बार पढ़ना जरूरी होता है कि हमें कुछ कीवर्ड मिल जाए। कैसे? ऑक्सीडेटिव, ओजोनेटेड स्पेस, मल्टीपल बैरियर डिसरप्शन अप्रोच, कल भी आपको याद है ना, आरटी लैंप, जो एक टेस्ट का नाम है कोविड-19, फुल फॉर्म बताया बस आपको, और नहीं जानने की जरूरत है, इतना काफी। और कोई परेशान मत हो कि आप सब कुछ जान जाओगे, दिस इज इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। इससे डीप में नहीं पूछेगा, जीएस में नहीं पूछेगा, अगर आपको डीआरडीओ में जाना है तो पूछेगा। समझ गए ना बात? इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही साइंस में ना ही इकोनॉमिक्स में और इन एनी अदर सब्जेक्ट। चलो आगे चलते हैं। कुछ नए सेक्रेटरीज जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने चार्ज लिया है, बिकॉज 31st में को महीना खत्म हो गया, कई लोग रिटायर हुए, महीने के एंड में रिटायर होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बर्थडे किसी मई के बीच में है तो मैं रिटायर होऊंगा जब मेरे 60 ईयर्स पूरे होते हैं 31 तारीख को, या 60-62 जो भी रिटायरमेंट एज होती है, मंथ के आखिरी दिन रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, और नए अपॉइंटमेंट्स में 2 अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, पीआईबी में ऑफिशियल रिपोर्ट करा गया है। तो पहला सवाल, दोनों चीजें इसी सवाल में इंटीग्रेट कर दी, उसके लिए नया सवाल नहीं बनाया मैंने। हु हैज अज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स? बैंक, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। यूपीएससी में ऐसे सवाल मुझे नहीं मिले हैं, बट बाकी एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के सेक्रेटरी नए कौन से अपॉइंट हुए हैं? एंड द आंसर इज मिस्टर आर के चतुर्वेदी। आर के चतुर्वेदी, उनके बारे में जान लीजिए। ही इज अ 1987 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश कैडर। बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, वो कहां पे थे? ही वाज सर्विंग एज एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ही हैज वर्कड एज चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई के हेड रह चुके हैं, एंड डायरेक्टर जनरल डीजी इन एनएसडीए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो काफी अच्छे पोर्टफोलियोज यहां पे होल्ड कर चुके हैं। आर के चतुर्वेदी थी, उनका फोटो देख लीजिए आप, मिस्टर आर के चतुर्वेदी। ओके, एक और पोस्ट यहां पे भरी गई है, सेक्रेटरी जो बने हैं, सेक्रेटरी थे मतलब क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट नया मिला है। श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये बने हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ये पीआईबी में मिनिस्ट्री वाइज देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट की डिटेल दी गई है। सो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी बन गए हैं सेक्रेटरी, कौन से मिनिस्ट्री के? स्टील मिनिस्ट्री के। ये आईएएस ऑफिसर है, जम्मू एंड कश्मीर कैडर के, 1987 ईयर रहता है। उससे पहले त्रिपाठी जी वॉज पोस्टेड एज स्पेशल सेक्रेटरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर इन डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और अभी स्टील के सेक्रेटरी बन गए। दो चीजें, दो नाम काफी रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। इनका फोटो मुझे और कोई फोटो मिला नहीं, यही फोटो उनका था तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आई है फ्रेंड्स जो मैं बताऊंगा, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड डेयरी। सो एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रोग्राम,
किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, किसके लिए केसीसी कैंपेन लॉन्च करी है? इसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मई के बीच में हुई थी, जो निर्मला सीतारमण जी ने ली थी, उसमें भी अपडेट दिया था। अब वो एप्लीकेशन चालू हो चुका है। उसमें काफी ब्रीफिंग करी गई थी, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर जी ने काफी अपडेट दिए थे। अब वो धीरे धीरे अप्लाई होना शुरू हो गए। जैसे मत्स्य स्कीम के बारे में बोला था मैंने आपसे, वैसे एक और स्कीम यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगी फ्रेंड एग्जामिनेशन में, बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। और सीरियसली मतलब जब हो रहा है तब पढ़ लो आप, मंथ के एंड तक ले जाने की जरूरत नहीं इन चीजों को। आंसर देख लो। तो किसान क्रेडिट कैंपेन जो है किसके लिए लॉन्च करी गई है? अब डेयरी फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो अब ये कैंपेन डेयरी फार्मर्स के लिए अप्लाई होगी। क्या होगा इसमें, ध्यान से पढ़ लीजिए जितनी जरूरत है, और ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, देख लो यहां पे। सो नाउ डिटेल में लाया हूं आपके लिए, दिस इज फ्रॉम पीआईबी से मैं लाया हूं, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। हाँ, वहीं से लाया हूं मैं। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी टू 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियंस एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और इसमें कौन से दो डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करेंगे? जिस मतलब कौन से दो डिपार्टमेंट इस पे पहले से ही काम कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक। एंड अंडर द डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट approximately 1.7 crore farmers are associated with 230 milk unions in the country. This is the scale. मतलब जो हमारे मिल्क यूनियंस उसमें कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं उसका स्केल यहाँ पे बताया गया है। अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ फार्मर्स आर एसोसिएटेड विद द 230 मिल्क यूनियंस इन द कंट्री, ठीक है। चलिए, अब किस तरह से इंप्लीमेंटेशन चालू होगा इस कैंपेन का, उसके बारे में थोड़ी जानकारी है, वो देख लीजिए। So in the first phase of this campaign, the target is to cover all the farmers who are members of dairy cooperative societies and associated with different milk unions and who do not have KCC. तो ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं किसके साथ? डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डिफरेंट मिल्क यूनियंस, और जिनके पास अभी केसीसी नहीं है। और पैसे वगैरह किस तरह से, मतलब क्या लिमिट रहेगी, कोलेटरल वगैरह, मतलब व्हाट इज द क्रेडिट लिमिट, उसकी बात कर लेते हैं। बस ये आखिरी स्लाइड है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। So although the general limit for KCC credit without collateral remains at 1.6 lakh, but the case of farmers whose milk is directly procured by the milk union falls under tie-up arrangement between the producer and processing unit without any intermediaries, and hence the credit limit without collateral can be up to 3 lakh rupees. तो नॉर्मल लिमिट 1.6 लाख है, बट वो केसेस जहां पे फार्मर डायरेक्टली प्रोक्योर कर रहा है, जहां पे मिल्क डायरेक्टली मिल्क यूनियन प्रोक्योर करती है, वहां पे लिमिट ज्यादा है, बिकॉज कोई भी इंटरमीडियरी यहां पे नहीं होता। लिमिट कितना इनहेंस होती है? 3 लाख। और एक और पर्पस क्या है? दिस विल इंश्योर मोर क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर डेयरी फार्मर्स एसोसिएटेड विद मिल्क यूनियंस एज वेल एज अश्योरिंग रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू द बैंक। तो वो डेयरी फार्मर जो मिल्क यूनियन से जुड़े हुए हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए ये बात यहां पे रखी कि उनका 3 लाख रखा गया है यहां पे क्रेडिट लिमिट, क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट नहीं होते। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वाला जो प्लानिंग करी गई है। इतना काफी और डिटेल में की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए? बट इतना इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए कि किस अप्रोच से इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा। पूछ भी सकते हैं और थोड़ा क्लैरिटी के लिए भी जरूरी होता है आपके लिए। ओके, चलो अगला सवाल देख लो। इंटरनेशनल फील्ड से है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है, सी टैप। सी टैप फुल फॉर्म समझ गए ना? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। उन्होंने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डिटेलिंग नहीं पूछेगा, मेंबर्स किन्होंने साइन किया वो नहीं पूछेगा क्योंकि वो लगातार बदल रहा है, पर किस कंट्री के साथ ये लॉन्च करा गया है वो सवाल जरूरी बनता है। तो बताइए, द आंसर इज कोस्टा रिका। तो डब्ल्यूएचओ ने कोस्टा रिका के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है सी टैप, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। कोस्टा रिका इज अ कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है ये। कोस्टा रिका देख लो आप, ये पूरे जैसे पनामा बताया था ना मैंने आपको, ये पनामा हो गया, निकारागुआ, होंडुरास, ये सब। ऊपर आपका होगा मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा। नीचे आपका साउथ अमेरिका आ जाएगा, ब्राजील हो गया, कोलंबिया और वो सब कंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज कोस्टा रिका। सैन जोस यहां पे नाम लिखा हुआ है सिटी का। चलो आगे चलते हैं। अब इनिशिएटिव क्या है उतना जान लो, काफी रहेगा। पहले दो फैक्ट बता दूं मैं आपको। कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट का नाम देख लो, कार्लोस एल वर्डो। नाम बस एक बार देख लो, ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। पूछ सकता है वैसे, पर एक बार नाम पढ़ लो, कोई रट्टे की जरूरत नहीं है। अजीब से नाम की अच्छी बात ये होती है कि वो एग्जाम में भी अजीब से दिख जाते हैं हमको, तो हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, या मार्क कर देते हैं। कार्लोस एल्वराडो ये क्यूबा के प्रेसिडेंट है।
सॉरी कोस्टा रिका, क्यूबा क्यों बोल रहा हूं मैं, कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने मिलकर इस चीज को बनाया था, लॉन्च किया था। और डब्ल्यूएचओ के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल? डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गैब्रियसिस। और अजीब सा नाम, ठीक है, और अच्छी बात है। टेड्रोस एडेनोम गैब्रियसिस ये डीजी है डब्ल्यूएचओ के। कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट कौन है? कार्लोस एल्वराडो। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का पर्पस देख लीजिए, सी टैप का। It is an initiative which is aimed at making vaccines, test, treatment, and other health technologies to fight coronavirus and to make it accessible to all. So, vaccines, test, diagnostic treatments, and other key tools in the coronavirus response must be made universally available as global public goods. Friends, आप एक ओरिएंटेशन देख रहे हो, एक इंक्लिनेशन। समाज में कई लोग ये बातें बोल रहे हैं कि वैक्सीन बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नए टेस्ट डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई सबको मिल पाए। ऐसा ना हो कि फैसिलिटीज कुछ ही सेक्शंस को मिल पाए सिर्फ, जो वेल टू डू वाले हैं। तो इसलिए सबको अवेलेबिलिटी हो पाए एज ग्लोबल पब्लिक गुड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो ये भी जरूरी बात है, ठीक है। कई लोगों ने बोला भी डब्ल्यूएचओ की भाई आप प्रोटोकॉल डिजाइन करो पूरा, कि कल को मान लो कल वैक्सीन आ गई, कैसे बांटोगे, सब तक पहुंच भी तो पानी चाहिए, तो प्रोटोकॉल डिजाइन करो आप, ठीक है। तो ये भी जरूरी बात है, ठीक। चलो, अब एक लिस्ट, कितनी कंट्रीज अभी तक आ चुकी है, दिस लिस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि इतना नाम नहीं पूछेगा आपसे। पर दूसरी बात यह भी कि लिस्ट अपडेट होती रहती है, ठीक है। मैंने इस लिस्ट को यहां पे इसलिए रखा क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि इसमें इंडिया है या नहीं, और मुझे इंडिया दिखा नहीं। आपको दिख रहा है क्या? ये ऑफिशियल लिस्ट जो मैं लाया हूं, अपडेट होती रहती है ऑब्वियसली। मैंने इसको पूरा ढूंढ लिया, पर इसमें ना मुझे इंडिया नहीं दिखा। मैं एक बार और देख लेता हूं। नहीं, इंडिया इसमें नहीं है। तो अभी साइन किया, तो वैसे मुझे ऐसी कोई खबर नहीं, इन्होंने साइन किया है। कुछ अपडेट आपके पास है तो बताइएगा। फिलहाल जो मुझे पता है कि सी टैप इस इनिशिएटिव जो डब्ल्यूएचओ का है, उसमें इंडिया ने साइन नहीं किया। कुछ पड़ोसी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आई कैन सी बांग्लादेश, आई कैन सी पाकिस्तान, एंड यही दिख रहा है पड़ोसी के नाम पे, तो और तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कंट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर दी कंट्रीज। बहुत मेजर, एक तो ब्राजील यहाँ पे है, बट चाइना मैंने कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। चाइना, जर्मनी, नथिंग। कुछ काफी मेजर कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया इसको। देखते हैं अपडेट क्या है, तो इसलिए मैं थोड़ा लिस्ट लाया, पर इसको याद नहीं करना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव में कोस्टा रिका का नाम और इनिशिएटिव क्या है, वो दो चीजें जरूरी होती है बस, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, दो सवाल और फिर कहानी खत्म। एक स्टेट ने लॉन्च किया है रोजगार सेतु स्कीम। तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रोजगार सेतु स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लेबरर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स? क्योंकि कई लोग लेबरर्स वापस लौट रहे हैं, तो उनको अपने स्टेट में स्किल के हिसाब से मिल जाए एम्प्लॉयमेंट, ऐसी कोशिश करी जा रही है। ये स्कीम लॉन्च करी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। यूपी सरकार में भी योगी जी ने काफी बात करी थी, पर यह स्कीम जो है, तो शिवराज सिंह चौहान जी जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने लॉन्च करी है रोजगार सेतु स्कीम, ठीक। पर्पस बहुत सिंपल है, जितने भी लेबर्स लौटे हैं उनका स्किल मैपिंग करके उनको उनकी स्किल के हिसाब से इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। और अगर कोई एमपी के लेबर्स बाहर जा भी रहे हैं, फिर भी उनकी इंफॉर्मेशन एमपी गवर्नमेंट के पास रहे, ताकि वो यहां से रह के ही कंट्रीब्यूट कर पाए उनकी लाइफ में। ये प्लानिंग करी गई है। और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, डीएम जो है हर जिले के, उनको बोला गया है कि मैपिंग जल्दी बना के दीजिए। तो एक बहुत एम्बिशियस और बहुत अच्छी स्कीम है। इंप्लीमेंट कितना अच्छी तरह से हो पाती है वो देखना पड़ेगा, बट स्कीम है तो काफी अच्छी। तो क्या याद रखना है आपको? मतलब तो बहुत सिंपल है, रोजगार सेतु और मध्य प्रदेश, ये दो नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा काम कई स्टेट्स और करने वाले हैं, बट ये स्कीम एमपी की है। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? 5 सेकंड दे रहा हूं, सोचो किस फील्ड से होगा, इतना सोच लो आप। किस फील्ड से? मेडिकल, साइंस, स्पोर्ट्स, डिफेंस, किस फील्ड से? नाम सुना होगा आपने, बहुत बेहतरीन चीज है ये एक तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और इसी कारण से कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक तरफ चाइना साउथ कोरिया में और चाइना यूएस में भी, ठीक है। देख लीजिए आप। सो व्हाट इज थर्ड, पहले देख लो आप, नाम यहां पे लिखो ताकि आपको, ये भी एक्रोनिम है। दुनिया एक्रोनिम पे चल रही है आजकल। हर वर्ड का एक हर अल्फाबेट का मतलब होता है। तो व्हाट इज थर्ड? इट इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एक्रोनिम है किसके लिए? फुल फॉर्म देख लो, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। फ्रेंड्स, थर्ड का एक्रोनिम तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एक्रोनिम डेफिनेटली में चांसेस मुझे लगती है कि बन सकता है। और एक्रोनिम में पता है क्या होता है? कुछ वर्ड का मतलब बदल देगा, थोड़े कुछ और अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर देगा, तो कंफ्यूजन होगा आपको कि काफी ऑप्शन सेम से लग रहे हैं, पर एग्जैक्ट आंसर कौन सा होता है। एक्रोनिम वाले सवाल भी अलग से ट्रिक लेके आते हैं, जिसमें सारे ऑप्शन सही से ही लगते हैं। तो ध्यान रखना, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम वर्ड थर्ड, ठीक।
इट इज अ ट्रांसपोर्टेबल मतलब मूवेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको उसकी। थर्ड इज कपल्ड विद, बहुत एडवांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सिंपल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इट इज कपल्ड विद स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस स्टेशंस which transfer data about the incoming missile and informs the third interceptor missile of the threat type classification। तो क्या करता है ये, यहां पे स्पेस और ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस स्टेशन हैं विच ट्रांसफर डेटा अबाउट द इनकमिंग मिसाइल एंड इन्फॉर्म, किसे इन्फॉर्म करता है, थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल को अबाउट द थ्रेट टाइप। तो किस तरह का थ्रेट अप्रोच कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन थर्ड की मिसाइल को जाती है और यहां से निकल के अटैक करती है, उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो पूरा इंटीग्रेटेड स्पेस ग्राउंड का पूरा इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम है, यहाँ पे जानकारी जाती है थर्ड की मिसाइल को और वो जाके डिस्ट्रॉय करती है उस मिसाइल को, ठीक है। सो थर्ड इज, एक और मतलब उसी के बारे में जानकारी है यहाँ पे, थर्ड इज अलार्म्ड अबाउट इनकमिंग मिसाइल बाय स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स विद इंफ्रारेड सेंसर्स। तो स्पेस बेस्ड जो सैटेलाइट है उनके थ्रू जानकारी मिलती है किसकी, इनकमिंग मिसाइल की, जिसको डिस्ट्रॉय करना है थर्ड की मिसाइल्स को। तो पहले डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ताकि सही टाइम पे मिसाइल निकल पाए और डिस्ट्रॉय कर पाए उसको मिडवे। कैसे, इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार किसी चीज का फुल फॉर्म भी पूछते हैं और उसका प्रोसेस क्या है उतना पूछ लेते हैं। तो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट विद इंफ्रारेड सेंसर्स, ये बहुत की लाइन होगी, ध्यान रखना, ठीक है। फोटो आपके सामने, ये थर्ड का फोटो है। बेहतरीन, देखो डिटेक्शन भी करेगा और फिर उस मिसाइल को खत्म भी तो करना है तो अपनी मिसाइल भी छोड़ेगा ताकि मिडवे वो मिसाइल खत्म कर जा सके। तो बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम्स और टेक्निकल सिस्टम चाहिए होते हैं इसके लिए। प्रिसीजन नहीं रहा तो कुछ और ही हो जाएगा, ना डिटेक्ट कर पाओगे आप और ना उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो इसलिए एडवांसमेंट काफी हो रहे हैं इसमें। थर्ड कहां का सिस्टम है, यूएस का। अब ये थोड़ा उसके बारे में पहले मैं कहानी बताता हूं फिर इस पे आता हूं मैं। कहानी ये है कि साउथ कोरिया में इनको लगाया गया था जिसको मेंटेन करती थी यूएस आर्मी। और क्यों लगाया गया था कुछ साल पहले, नॉर्थ कोरिया के खतरे के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफी मिसाइल टेस्टिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो उससे खतरे के लिए साउथ कोरिया ने थर्ड को लगाया था जिससे ऑपरेट यूएस आर्मी करती थी। और नॉर्थ कोरिया ने 2017 में 2017 में काफी अटैक्स करे, तो मतलब अपनी मिसाइल टेस्टिंग करी किसकी तरफ, डायरेक्टली टारगेट नहीं किया पर उसकी तरफ किया, जापान में जो यूएस के बेसिस हैं वहां पे, ठीक है। तो इस कारण से यूएस ने साउथ कोरिया में भी जो उनका इंस्टॉलेशन था जहां पे थर्ड रखे गए थे उसे शिफ्ट करा। कहां करा, एक जगह है ओसान, साउथ कोरिया में ओसान। तो ओसान में जो यूएस का आर्मी बेस है, ओसान कहां पे है, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में। तो पहले रखा गया इनको नॉर्थ कोरिया खतरे के लिए। नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग करी, उसका डायरेक्शन पता है क्या था, टूवर्ड्स जो जापान में आर्मी बेसिस है यूएस की। तो यूएस आर्मी बेसिस जापान में है उसकी तरफ उसने टेस्टिंग करी, इसलिए साउथ कोरिया में भी यूएस ने थर्ड की पोजीशन चेंज करी। कहां रखी अब, अभी थर्ड कहां पे, ओसान एक जगह है साउथ कोरिया में वहां पे जो कि यूएस का आर्मी बेस है। अब इसे चाइना को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चाइना को प्रॉब्लम हो रही है और चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है। इससे चाइना साउथ कोरिया के रिलेशन भी अफेक्ट हुए हैं और चाइना यूएस के भी। और चाइना क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको लग रहा है कि जो ईस्ट एशिया में, ये पूरे ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशिया में यूएस की एंट्री हो रही है, इतने सारे आर्मी बेसेस हैं यूएस के, साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी, तो इसलिए चाइना चिढ़ रहा है। उसके अलावा चाइना को लगता है कि थर्ड को प्लेस करके यूएस और साउथ कोरिया चाइना के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे, उसके भी मिसाइल प्रोग्राम्स उन सब के ऊपर। तो ये सब चीजों के कारण चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है थर्ड की पोजीशनिंग के ऊपर और खासकर उसे यूएस ऑपरेट कर रहा है, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई एक रीजन नहीं है, बेसिकली द हाई प्रेजेंस ऑफ यूएस इन द ईस्ट एशिया रीजन जो बिल्कुल चाइना के नेबरिंग है, इससे चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए थर्ड इशू काफी चर्चा में आ रहा है। चाइना ने अभी भी कुछ दिन पहले ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है थर्ड के अगेंस्ट, समझ गए। और जो लॉकहीड मार्टिन जो वेबसाइट है ऑफिशियली, वहां से ये आप फोटो देख सकते हो थर्ड के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में। इट हैज द एबिलिटी टू इंटरसेप्ट मिसाइल इनसाइड एंड आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। It defends population centers and high value infrastructures. It is interoperable with other ballistic missile defense systems and it is highly mobile and deployable worldwide. तो ये ऑफिशियल आप उस वेबसाइट से देख सकते हैं क्या खासियत है थर्ड की, समझ गए। तो फ्रेंड्स, थर्ड का मतलब, फुल फॉर्म, क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है और पूरा चक्कर कि कहां पे एम्प्लॉयड है, साउथ कोरिया में ओसान जगह पर ऑपरेट करती है यूएस आर्मी, क्योंकि यूएस आर्मी का बेस है। और चाइना को लगता है कि इससे चाइना पे सर्वेलेंस रखी जाएगी और एक डोमिनेंस यूएस का बढ़ रहा है ईस्ट एशिया में, इसलिए चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है थर्ड की प्लेसिंग। ओरिजिनली नॉर्थ कोरिया के खिलाफ थर्ड को लगाया गया था,
ये पूरी कहानी वहां पे जियोपॉलिटिकल बनती। तो मल्टीपल फैक्टर्स इंटीग्रेट होके चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है। डेवलपमेंट आगे क्या होता है वो मैं बताता रहूंगा आपको, फिलहाल डेवलपमेंट सिर्फ इतना सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहानी थी आज। दिन में हिस्ट्री का वीडियो आएगा, हम वेलेस्ली से आगे बढ़ेंगे, तो भी जरूर देखिएगा, आफ्टरनून में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही था वीडियो, होपफुली चीजें पसंद आई होगी आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।